चंदनपुर गांव में ऐसे कई किसान थे जिनके खेतों में कुआं नहीं था और वो पानी के लिए दूसरे किसानों को पैसे दिया करते थे। उन्हीं में से एक था आनंद। ये ले भाई जगदीश, तेरे इस महीने के पैसे। जगदीश पैसे गिन ही रहा था कि उसने बोला, अरे भाई, तू कब तक यूं पैसे देकर पानी खरीदता रहेगा? क्या करूं भाई, मेरे पास अपना खुद का कुआं कहाँ है और कुआं खुदवाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो तू मेरा कुआं खरीद लेना। वैसे भी मेरा कुआं तेरे खेतों के नजदीक है और मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता। तू सच में अपना कुआं बेचना चाहता है? हाँ, अगर तुझे खरीदना है तो मुझे 10,000 दे दे और ये कुआं तेरा। 10,000? अब इतने तो बनते ही है ना, तू देख ले। अगर तुझे खरीदना है तो बोल दे, वरना मैं किसी और ग्राहक को ढूंढ लेता हूं। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं 1-2 दिन में तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है आनंद। आनंद घर गया और उसने कुआं खरीदने की बात अपनी पत्नी सरिता को बताई। सोच रहा हूं हमारी दोनों बकरियों को बेचकर आनंद को पैसे दे दूं कुएं के लिए। बकरियों को बेचने से अच्छा आप मेरी अंगूठी गिरवी रख दीजिए। अरे नहीं सरिता, ये तेरी माँ की है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? अरे सोना ऐसे वक्त के लिए ही तो बनाते हैं ना, और मैं बेचने को थोड़ी कह रही हूँ। आप गिरवी रख दीजिए, जब पैसे आएंगे तो हम छुड़वा लेंगे। ठीक है। सरिता ने आनंद को अंगूठी दे दी। वो अंगूठी गिरवी रखकर आनंद ने जगदीश को पैसे दे दिए। ठीक है भाई, आज से ये कुआं तेरा हुआ। धन्यवाद भाई। उस दिन आनंद ने खुशी खुशी खेतों में काम किया और शाम में जब वो घर पहुंचा तो उसकी साली नीलिमा घर आई हुई थी। जीजा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, और तू बता, तू कैसी है नीलिमा? बहुत अच्छी हूँ। जब से दीदी घर से गई हैं, तब से पूरे घर में मेरा ही राज है। क्या बोली तू? कुछ नहीं दीदी, यूं ही मजाक कर रही थी। आई बड़ी मजाक करने वाली। अरे मैं तो भूल ही गई थी। आपका काम हुआ? हाँ, हो गया। आज से वो कुआं हमारा हुआ। अब मैं जितना चाहूं उतना पानी कुएं से निकाल सकता हूँ। अरे वाह जीजा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो दीदी को बोलो समोसे बनाने। हाँ, सरिता बना दो ना समोसे। ठीक है, बनाती हूँ। सरिता भी बहुत खुश थी। उसने सबके लिए समोसे बनाए और सबने खुशी खुशी समोसे खाए। अगले दिन आनंद कुएं से पानी लेने गया। हे, रुक जाओ। क्या हुआ भाई? पानी के पैसे दो। किस बात के पैसे? ये कुआं तो मेरा है ना। मैंने कल ही तुमसे ये कुआं खरीदा था। तुमने मुझसे कुआं खरीदा था, पर अंदर का पानी नहीं। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पैसे दो। क्या? पर यह तो सरासर धोखा है। अच्छा, अब पंचायत ही तुम्हारा फैसला करेगी। चलो पंचायत। आनंद और जगदीश दोनों मुखिया जी के पास आए और दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। आनंद की पत्नी और उसकी साली भी वहां पहुंच चुकी थी। कुआं मैंने आनंद को जरूर बेचा है, पर उसके अंदर का पानी अब भी मेरा है। अगर उसे पानी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। ये तो धोखा है मुखिया जी। ये गलत बात है जगदीश, तुम आनंद को धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है, व्यापार है, व्यापार। मुखिया जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गांव वाले भी परेशान थे। तभी आनंद की साली नीलिमा सामने आई। जगदीश भैया, आपके बोलने के हिसाब से कुआं आनंद जीजू का है और पानी आपका, बराबर? हाँ, बराबर। तो जगदीश भैया, तो आप अपना सारा पानी कुएं में से ले लीजिए, क्योंकि कुआं तो आनंद जीजू का है ना। क्या? और अगर आप पानी आनंद जीजू के कुएं में ही रखते हैं तो आपको उन्हें किराया देना होगा हर महीने। नीलिमा की चतुराई सुनकर जगदीश के साथ साथ सारे गांव वाले अचंभे थे। जगदीश समझ गया था कि वो फंस चुका है और उसने हार मान ली।
ना मुझे वो कुआं चाहिए और ना उसका पानी, वो दोनों तुम ही रखो आनंद। इतना बोलकर जगदीश तमतमाता हुआ वहां से चला गया। वाह चुटकी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद काका। आनंद और सरिता ने भी नीलिमा का धन्यवाद किया और उस दिन से आनंद को कुआं और पानी दोनों मिल गए। इस घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जगदीश आनंद के घर कुछ लोगों के साथ आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। आज मैं यहाँ एक शुभ कार्य के लिए आया हूं। कैसा शुभ कार्य? ये मेरे साथ जो है वो है पंडित त्यागी जी। ये हमारे राज्य के मशहूर विद्वान हैं। बहुत कीर्ति है इनकी। बड़ा घर, जमीन, जायदाद और भी बहुत कुछ है। ये सब तो ठीक है, पर इन्हें हमसे क्या काम है? ये अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। शर्त ये है कि बहू बहुत ही बुद्धिमान हो, और मुझे लगा तेरी साली इनकी बहू बनने के योग्य है। रिश्ते की बात सुनकर आनंद और सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर नीलिमा समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। भला कोई अपनी बेइज्जती के बाद मेरे लिए रिश्ता ला सकता है क्या? ये जरूर मुझसे बदला ले रहा है। खैर, मैं भी नीलिमा हूँ, देख लूंगी। अरे आइए आइए, बैठिए। सरिता, थोड़ा जलपान का इंतजाम करो। सरिता ने मेहमानों को चाय वगैरह दिया और फिर बातचीत शुरू हुई। वैसे तो हमने कई लड़कियां देखी हैं, पर एक भी लड़की इतनी बुद्धिमान नहीं मिली कि जो हमारे बेटे के साथ विवाह के योग्य हो। पर जगदीश ने तुम्हारी साली की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए हम यहाँ चले आए। बहुत अच्छी बात है। हम लड़की से बात करना चाहते हैं। नीलिमा सामने आकर बैठ गई। बेटी, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो हमारे 100 सरल प्रश्नों का उत्तर दो, या तो हमारे एक कठिन प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हें जो विकल्प पसंद है बता दो। नीलिमा ने थोड़ा सोचा। आप हमसे कठिन प्रश्न पूछिए। नीलिमा का जवाब सुनकर आनंद और सरिता थोड़े घबरा गए। वहीं जगदीश मन ही मन खुश हुआ। अब आएगा मजा। आज सबके सामने इस लड़की का भी मजाक उड़ेगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। अब तुम्हें हमारे केवल एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? प्रश्न सुनकर सरिता ने माथा पकड़ लिया। आनंद भी उलझन में था, क्योंकि ये गुत्थी तो अब तक सुलझी ही नहीं थी। शायद ही कोई होगा जिसे पता होगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा। पर न जाने क्यों नीलिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, मुर्गी पहले आई। अच्छा, वो कैसे भला? आपने कहा था कि हमें बस एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ये तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ ना ससुर जी। पंडित त्यागी काफी देर तक हंसते रहे। तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो बेटी। मुझे तुम्हारी जैसी ही बुद्धिमान बहू चाहिए थी। तुम मेरे बेटे के लिए सर्वोत्तम संगिनी हो। आनंद जी, तो ये रिश्ता तय रहा। आपकी साली मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर सरिता और आनंद बहुत खुश हुए। अरे सरिता, सबका मुंह मीठा करवाओ। सरिता ने सबको मिठाई खिलाई और नीलिमा मिठाई जगदीश के पास ले गई। लीजिए जगदीश भैया, आपके मंसूबों पर तो पानी फिर गया। कम से कम मिठाई खाकर ही अपना मन बहला लीजिए। जगदीश ने जबरदस्ती मिठाई उठाई और न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए मिठाई खाई। जगदीश जल भुन रहा था। उसके बदले का सपना सपना ही रह गया। कुछ महीनों बाद नीलिमा की शादी पंडित त्यागी के बेटे से हो गई और अब वो अपने बड़े से घर में रानी की तरह रहती थी। अब जब जगदीश उसे देखता था तो वो खुद को कोसता था, पर अब उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो नीलिमा से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। 2 बार मुंह की जो खा चुका था। नीलिमा थी तो बहुत बुद्धिमान
और उसने बुद्धिमानी से अपनी जिंदगी संवार दी। बुढ़िया बनी ज्योतिषी। गांव में सबसे चालाक अगर कोई है तो वो हंसाबेन है। हंसाबेन के बाल उन्होंने धूप में सफेद नहीं किए। हंसाबेन को अच्छे से पता था कब किसका कैसे फायदा उठाना है। एक दिन की बात है, हंसाबेन नदी के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उनका ध्यान भीकू पर गया। भीकू नदी में पत्थर फेंक रहा था। क्या हुआ रे भीकू, तू यहाँ क्यों बैठा है? अब क्या बताऊं हंसा दादी, कल ही जेल से छूटा हूं। ये नया इंस्पेक्टर बहुत कड़क है। बोल रहा था अगर उसने अगली बार मुझे चोरी करते हुए पकड़ा तो 3 साल के लिए जेल में डाल देगा। कैसा जमाना आ गया है दादी। अब भला चोर चोरी ना करे तो क्या करे? तेरा भी सही है, लेकिन तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? कोशिश की थी दादी, पर जहां भी काम करता हूं अपनी इस चोरी की आदत की वजह से कुछ ना कुछ चुरा लेता हूं और फिर लोग मुझे मार कर भगा देते हैं। अरे रे रे रे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब तू क्या करेगा? क्या करूं? अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है दादी। अरे रे रे रे, ऐसा कुछ मत बोल। मैं हूं ना, तू मेरे लिए काम कर। सच्ची? आप मुझे काम देंगी? हाँ, और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। वो कैसे दादी? हंसाबेन ने भीकू के कान में अपनी योजना बताई। अरे वाह वाह दादी, आप तो कमाल हो। इससे तो हम दोनों का काम हो जाएगा दादी। मैंने कहा था ना। ठीक है, अब जा और कल सुबह अपना भेष बदल कर मेरे घर आ जाना। हाँ हाँ दादी, आ जाऊंगा ना। अगली सुबह हंसाबेन साध्वी की साड़ी पहनकर तैयार बैठी थी। उन्होंने अपनी पुरानी कुछ कौड़ियां निकाल रखी थी। तभी भीकू भगवे कपड़े पहनकर उनके घर आया। प्रणाम हंसा दादी। ज्योतिषी हंसा बोल। मुझसे भूल हो गई। प्रणाम ज्योतिषी हंसा दादी। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? यहाँ। हंसाबेन ने भीकू के कान में कुछ कहा और भीकू दौड़कर चला गया। कुछ देर बाद भीकू लौटा। मैंने सब कुछ छुपा दिया। वाह, अब आएगा ना मजा। अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, इंतजार कर। कुछ घंटों बाद हंसाबेन अपने शिष्य के साथ गांव में घूमने निकली। ये क्या रूप बना लिया है हंसा काकी? अरे अज्ञानी, बहुत महान है ये ज्योतिषी हंसा। ऐसा क्या महान काम किया इन्होंने? अरे अज्ञानी, तू नहीं जानता ज्योतिषी हंसा की शक्तियों के बारे में। बहुत महान है ये। अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री की पसंदीदा पेन खो गई थी। ज्योतिषी हंसा ने अपने कौड़ियों से उस पेन का पता लगाया और आज प्रधानमंत्री उसी पेन से विदेशी डील साइन कर रहे हैं। क्या सच में? तुम भी ना हंसाबेन, लगता है तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए ज्योतिषी बन गई। तुमसे खुद की गई ढूंढी नहीं जाती और तुम प्रधानमंत्री की पेन ढूंढोगी। तभी रमन रोते हुए वहां आया। क्या हुआ रमन, तू रो क्यों रहा है? आप तो जानते हैं मुखिया जी, मैं कितना गरीब हूँ। अभी 1 महीने पहले ही मैं जैसे तैसे 4 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे खरीदे थे। हाँ पता है। आज सुबह उठकर देखा तो सारी मुर्गियाँ और मुर्गे गायब हैं। हैं? ये तो अजीब बात है। गांव में भला मुर्गी चोर कौन हो गया? मुझे तो लगता है किसी ने मेरी मुर्गियों को पकड़कर खा लिया। अरे अरे, रो मत रमन, मैं हूं ना। आपके होने से मुझे क्या? मुझे तो मेरी मुर्गी और मुर्गियां चाहिए। मेरा मतलब है मैं तेरी मुर्गियां ढूंढ सकती हूँ। क्या सच्ची? हाँ, हंसाबेन ने जमीन पर लकड़ी ढूंढ सकती हूँ।
क्या सच्ची? हाँ, हंसाबेन ने जमीन पर लकड़ी से एक तारा बनाया और फिर अपनी कौड़ियों को फेंका। रमन, तेरी मुर्गियां जिंदा है और सही सलामत है। लगता है तूने सुबह उन्हें खुला छोड़ दिया था। लेकिन अब वो कहाँ है? मेरी कौड़ियां बता रही है कि वो चलते चलते नदी के पास गई है। रमन दौड़ते हुए नदी के पास गया। उसे उसकी सारी मुर्गियां दिखी। वो खुश हो गया और तुरंत उन्हें पकड़कर हंसाबेन के पास लौट आया। धन्यवाद हंसा काकी, आपने मेरी मुर्गियां ढूंढ दी। मैं तो इन्हें जिंदा देखने की उम्मीद ही खो चुका था। अगर कुछ घंटे और बीत जाते ना, तो जंगली कुत्ते तेरी इन मुर्गियों को खा लेते। ज्योतिषी हंसा दादी की जय। इन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। आओ आओ और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाओ। ये चमत्कार देखकर गांव वाले टूट पड़े। मेरी तो शादी की अंगूठी चोरी हो गई है हंसा काकी। अगर मेरी पत्नी को पता चला ना, वो मेरा ऐसा हाल करेगी कि अस्पताल वाले भी मेरी मरम्मत नहीं कर पाएंगे। मेरी अंगूठी ढूंढ दो हंसा काकी। अंगूठी तो मिल जाएगी, पर पहले दक्षिणा रखो, 501 रुपये। बस ये लो। किशोर ने भीकू को 501 रुपए दिए और फिर हंसाबेन ने फिर से जमीन पर लकड़ी से तारा बनाया और कौड़ियां फेंकी। दिखी क्या? मेरी अंगूठी दिखी क्या? हाँ हाँ, दिख गई। तुम्हारे बिस्तर के बगल में एक अलमारी है ना? हाँ हाँ, उस अलमारी में सामने ही रखी है। अभी देखता हूँ। किशोर दौड़ते हुए घर गया और अलमारी से अंगूठी लेकर वापस लौटा। वाह हंसाबेन, आप तो महान है। महान ज्योतिषी हंसाबेन की जय। फिर क्या, हंसाबेन के घर के बाहर दरबार लग गया। हंसाबेन हर किसी को उनकी खोई हुई चीजें ढूंढ कर देने लगी और लोग बार बार उन्हें पैसे देने लगे। पर ये बात हंसाबेन की बहन विमला को हजम नहीं हो रही थी। दीदी ने ज्योतिषी कहाँ से सीखी? इन्हें तो ठीक से गणित तक नहीं आती। ज्योतिषी कैसे आएगी? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। विमला बहन हंसाबेन पर नजर रखने लगी और विमला बहन ने देखा कि हंसाबेन भीकू के कान में कुछ बोलती थी और फिर भीकू दौड़ कर जाता था। विमला बहन ने देखा कि भीकू ने मुखिया जी के घर से उनकी घड़ी चुरा ली और फिर उस घड़ी को विमला बहन के घर में छुपा दिया। अच्छा, तो मुझे फंसाना चाहती हो? आज तो मैं आपको सबक सिखा कर ही रहूंगी। विमला बहन ने वो घड़ी उठाई और जब हंसाबेन सो रही थी तो उस घड़ी को उनकी बैठक के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह मुखिया जी रोते हुए हंसाबेन के पास आए। क्या हुआ मुखिया जी, तुम रो क्यों रहे हो? हंसा काकी, मेरे पिताजी की घड़ी मेरे खानदान की निशानी चोरी हो गई। अरे फिक्र मत करो, चाहे चोर जो भी हो उसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ढूंढिए ढूंढिए हंसा काकी, मेरी घड़ी ढूंढ दीजिए। हंसाबेन ने कौड़ियां फेंकी। तुम्हारा अंदाजा सही था, तुम्हारी घड़ी चोरी ही हुई है। कौन है चोर? बताइए, आज उसे इस गांव से निकाल बाहर फेंकूंगा। हंसाबेन ने सामने इशारा किया। चोर कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन विमला है। क्या? और तुम्हारी घड़ी उसकी पलंग के पास है। जाओ खुद अपनी आंखों से देखो। मुखिया जी अपनी खानदानी घड़ी को खोजने लगे। पलंग के पास, अलमारी में, पलंग के नीचे, उन्होंने सारा घर खोज लिया पर उनकी घड़ी उन्हें नहीं मिली। इसीलिए वो हंसाबेन के पास वापस लौटे। मेरी घड़ी वहां नहीं है, आपने गलत बताया और बेफिजूल में ही मैंने विमला काकी पर शक किया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्षमा कर दीजिए विमला काकी, हंसा काकी की बातों में आकर मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं मुखिया जी, वैसे मुझे भी ज्योतिषी विद्या आती है, वो भी दीदी से अच्छी। मैं आपकी घड़ी जरूर ढूंढ निकालूंगी। सच्ची?
हाँ, विमला बहन ने जमीन पर पड़ी कौड़ियां उठाई और कुछ गणित किया। आपकी घड़ी तो इसी घर में है। इसी घर में? कहाँ? दीदी जहाँ बैठी है उस बैठक के नीचे। मुखिया जी ने बैठक के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ वो घड़ी मिली। तो मतलब दीदी ही चोर है ना? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे ये जरूर विमला की चाल है मुझे फंसाने की। हाँ दीदी, बिल्कुल सही, जैसे आपने चाल चली थी मुझे फंसाने की। विमला बहन ने भीखू की दाढ़ी खींची और गांव वाले दंग रह गए। ये तो भीखू है चोर। हाँ, और ये है चोरों की रानी। हंसा दीदी भीखू को सामान चुराने बोलती थी और खुद ही उसका पता बताकर गांव वालों से पैसे लूट रही थी। क्या? हंसा काकी, हमने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आपको इसी वक्त गांव छोड़कर जाना होगा। नहीं, ऐसा मत बोलो, जरा मेरी उम्र का तो लिहाज करो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर आगे से आपने ऐसा कुछ किया तो मैं धक्के मारकर आपको इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। जाने दीजिए मुखिया जी, जैसी भी है पर है तो मेरी बहन ही ना। इसके साथ कुछ बुरा हो मैं भला कैसे देख सकती हूँ। हंसा बहन विमला बहन को मन ही मन कोस रही थी, पर इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। भले ही हंसा बहन आगे चोरी ना करे, पर उनका खुरापाती दिमाग कोई ना कोई नई गड़बड़ जरूर करेगा।